आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम उत्थान के बारे में, जिसका शीर्षक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। यानी कि जो आधुनिक गद्य साहित्य था उस परंपरा का प्रवर्तन यानी उसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि गद्य साहित्य का जो प्रवर्तन है वो भारतेंदु जी ने किया था, और आज की इस वीडियो में हम लोग भारतेंदु और उनके जो समकक्ष लेखक थे उनके बारे में केवल सामान्य परिचय जानेंगे, जिसका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान के अंदर जिक्र किया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है क्योंकि ये बेसिक्स है। उसके बाद इनकी क्या भूमिका रही वो बहुत ही एडवांस में अगले उत्थान में यानी कि दूसरे उत्थान में वो हमें बताएंगे। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे भारतेंदु जी से। तो भारतेंदु जी ने भाषा और साहित्य में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे पहले जो मुंशी सदासुख लाल थे उनकी भाषा में पंडिताऊपन हमें देखने को मिलता है, और जो लल्लू लाल थे उनकी भाषा में हमें ब्रज भाषापन मिल जाता है। ठीक इसी तरीके से जो सदल मिश्र थे उनकी भाषा में पूर्वीपन हमें अधिक देखने को मिलता है, और इसी प्रकार से राजर्षि प्रसाद में उर्दू के शब्द हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने पिछली वीडियोज में भी जाना था। और ना केवल उन्होंने उर्दू के शब्द यूज करे बल्कि उनके वाक्य विन्यास तक ले लिए। जो वाक्य की रचना करते थे वो भी क्या है, उर्दू की शैली में ही हुआ करती थी। इसी प्रकार से जो राजा लक्ष्मण सिंह भी थे उनकी भाषा के अंदर भी जो आगरा की बोलचाल की जो भाषा थी उसके शब्द मिल जाते थे। तो कुल मिलाकर के ये जो पहले के जितने भी लेखक थे इनकी भाषा में कहीं ना कहीं ये जो तत्व थे उनमें विद्यमान थे, जो कि एक तरीके से शुद्ध हिंदी के कैटेगरी में शुक्ल जी इन्हें नहीं गिनते। और इसलिए बताते हैं कि जो भारतेंदु जो थे वो इन सबसे अलग तरीके की भाषा को लेकर के सामने आए। इनकी जो भाषा थी बहुत ज़्यादा परिमार्जित थी इन लोगों के मुकाबले में, तो इसलिए इनकी भाषा सब लोग क्या है इन्हें स्वीकार भी करते हैं कि भारतेंदु जिस भाषा को लेकर के आए थे वो हिंदी का एक आदर्श रूप में देख सकते हैं। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि भारतेंदु के साथ ही जो भाषा का निखरा रूप था वो क्या है सामने आया। ये भारतेंदु जी की ही कला थी जिसकी वजह से जो भाषा है निखर करके हम लोगों के सामने आई। और इसी के साथ जिस टाइम पर भारतेंदु जी लिख रहे थे उस टाइम पे नई शिक्षा का प्रचार प्रसार जोरों से हो रहा था, और इसी वजह से लोगों के मन में देश हित और समाज हित की जो भावना थी वो जागृत हो रही थी। आप सभी जानते हैं कि ये अंग्रेजों के राज का समय है, और उन्हीं के इन कृत्यों की वजह से, अंग्रेजों के कृत्यों की वजह से लोगों के मन में देश हित की भावना और जो बुराइयां देख रहे थे उसको देख करके सामाजिक हित भी लोगों के मन में जागृत हुआ। लोगों के मनों में नई नई भावनाएं, नए नए विचार उत्पन्न हो रहे थे, परंतु जो साहित्य था और जीवन था उनके बीच में काफी ज्यादा अलगाव हो गया था कि लोगों की भाव और विचार तो आगे बढ़ रहे थे पर जो हमारा साहित्य था वो वहीं पीछे का पीछे रहा था। परंतु भारतेंदु जी ने इस चीज को बदला और उन्होंने साहित्य और जो जीवन था उसको समकक्ष लेकर के आए। जो साहित्य पीछे छूट गया था जीवन से उसको वहां से उठा करके वापसी जीवन के साथ लेकर के सामने आए, और ये सब उन्होंने किया अपनी परिष्कृत और मंजी हुई भाषा के साथ, जिसने साहित्य को एक नया रूप प्रदान किया। अब हम लोग बात करते हैं कि भारतेंदु के समय में उन लोगों की भाषागत विशेषताएं क्या थी, जो भी वो रचनाएं कर रहे थे उनकी क्या अपनी विशेष क्वालिटीज थी, क्या उनके अंदर अलग विशिष्ट था। तो सबसे पहले भारतेंदु के ऊपर हम बात करते हैं कि उनकी जो शैली थी वो दो प्रकार की थी, एक तो भावावेश, दूसरी तथ्य निरूपण। तथ्य निरूपण होता है जिसमें संस्कृत के ज्यादा शब्द यूज किए जाएं, और भावावेश के अंदर वो वाक्य का छोटा छोटा रूप, उसके अंदर मतलब जो भी रचना करते थे वाक्य बहुत छोटे छोटे होते थे, और इन वाक्यों को पढ़ने के बाद जो एक चिंतन मनन की जो प्रक्रिया है पाठकों के मन में आने लग जाती थी। यानी उनकी भाषा में चिंतन मनन करने का अवकाश रहता था, उसे पढ़ने के बाद लोग सोच विचार में पढ़ते थे इस टाइप का। और दूसरे लेखक हमारे आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, जिनकी जो भाषा थी वो हास्य विनोद वाली थी, जैसे कि व्यंग्य टाइप वाली जो भाषा होती है उस तरीके की, और इनकी भाषा काफी बोलचाल की थी। कई बार इनका हास्य विनोद इतना ज्यादा हो जाता था कि वो जो मर्यादा का एक मर्यादा होती है उसका भी अतिक्रमण कर देते थे, उसे भी पार कर देते थे। तीसरे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, तो इनकी जो भाषा थी वो पुराने ढंग की थी,
जिस तरीके से ये लोग लिख रहे थे कुछ उसी प्रकार की थी, कुछ ज़्यादा नयापन इनके में देखने को नहीं मिलता। जैसे इंशाअल्लाह और लल्लूलाल की भाषा थी कुछ उस प्रकार की। इनकी भाषा में हमें अन्वय भी देखने को नहीं मिलता। अन्वय यानी कई सारे वाक्य हैं, उनके बीच में जो संबंध बैठता है, उससे जो अर्थ निकलता है, वो भी ठीक से नहीं निकल पाता था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। ठीक इसी तरीके से ठाकुर जगमोहन सिंह की जो भाषा थी इन्हीं की तरह थी, यानी कि पुराने ढंग की। अब अगले हैं बालकृष्ण भट्ट। इनकी जो भाषा थी वो एक तरीके से लोगों को खरी खरी सुनाने वाली थी, कि जो चीज़ उन्हें सही नहीं लगती थी वो बहुत ज़्यादा उसमें अपनी भाषा में, जैसे हम कोई कोई होता है ना व्यक्ति बहुत ज़्यादा खरी खोटी मतलब बहुत कड़वा बोलता है, तो उस टाइप की भाषा बालकृष्ण भट्ट की थी। इनकी अन्य विशेषता ये है कि जो पुराने चीज़ें थी उनकी ये कड़ी आलोचनाएं करते थे, उनके प्रति विरोध ये प्रकट करते थे। इसी के साथ जो परिस्थिति के अनुकूल नए जमाने के जो विचार थे उसको भी ये स्वीकार करते थे। जो चीज पुराना हो गया है, काम का नहीं है, उसका आलोचना करना, और उसी के साथ परिस्थिति के हिसाब से देख लेते थे कि नए विचार कौन से जो है ग्रहण करने योग्य है, उसका वो समर्थन भी करते थे। अब हम इस समय के जो लेखक थे उनकी मानसिक अवस्था के बारे में जानेंगे। तो इस समय के ज्यादातर लेखक थे वो जिंदादिली व्यक्ति थे, और उनके अंदर आप पाएंगे कि जो हास्य और विनोद की जो भावना थी वो लगभग सभी लेखकों के अंदर हमें देखने को मिलती है, चाहे वो फिर थोड़ी हो या फिर ज्यादा, हास्य विनोद की प्रवृत्ति उनके अंदर मिलेगी ही मिलेगी। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता हमें देखने को मिलती है कि वो भारतीय जीवन के साथ जो उनका संबंध है वो काफी ज्यादा प्रगढ़ है, यानी कि उनके पर्यावरण में आसपास क्या चीजें घटित हो रही है उनके ऊपर वो ध्यान रखते थे। जैसे कि भारतीय जीवन में ऋतुओं का, त्योहारों का, ये सब जब आता है तो इनका आना इन लेखकों के मन में एक उमंग पैदा कर देता था। ये उनके प्रति उपेक्षा का भाव नहीं रखते थे, तो बिल्कुल भारतीय जीवन से ये जुड़े हुए थे। इनका जो जीवन था वो देश से अलग नहीं था, देश की चीजें और इनका जो जीवन था वो मिला जुला था बिल्कुल आसपास। और जो विदेशी प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो लोग अपने देश की चीजों को छोड़ करके दूसरों की चीजें में ज्यादा एक तरीके से इन्वॉल्व हो रहे थे, तो ये जो लेखक थे उनमें ऐसा नहीं था। ये अपने देश के प्रति बहुत ही ज्यादा जागरूक थे और उधर की चीजें देखते थे। अगली जो विशेषता इनके अंदर देखने को मिलती है कि प्राचीन और नवीन की, भारत की जो पहले प्राचीन चीजें थी और जो अभी नया बदलाव हो रहा है उसमें ये एक संधि स्थल ढूंढते थे, ताकि ये दोनों चीजें आपस में मिल करके नई दिशा में एक नव निर्माण करके आगे बढ़े। ये पूर्ण रूप से जो प्राचीन था, पुराना था, उसको नकारते नहीं, ये नए के साथ प्राचीन का समन्वय देखते हैं और उसको लेकर के साथ चलने की जो प्रवृत्ति है इनके अंदर पाई जाती है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो शायद आप सब लोगों को पता भी होगी कि जो गद्य साहित्य की जो परंपरा है उसकी जो शुरुआत है, यानी उसका जो प्रवर्तन होता है वो नाटकों के साथ होता है। जिस प्रकार से गद्य साहित्य का जो प्रवर्तन है वो भारतेंदु ने किया, ठीक इसी प्रकार से एक श्रेय नाटकों को भी जाता है। मतलब किसके सहारे किया, तो वो है नाटक। नाटकों के माध्यम से इसकी परंपरा की जो शुरुआत हमें देखने को मिलती है। तो भारतेंदु से पहले भी कई नाटक लिखे गए, परंतु वो नाटक की श्रेणी में रखने योग्य नहीं थे। परंतु एक नाटक ऐसा मिलता है जिसे हम उस कैटेगरी में गिन सकते हैं, जो कि है आनंद रघुनंदन, जो कि महाराज विश्वनाथ सिंह ने लिखा था। इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही विद्या सुंदर नाटक नाम का अनुवाद किया था, जो कि किसमें, बांग्ला में था। तो बांग्ला से उन्होंने उसे हिंदी में किया। परंतु नाटकों की जो परंपरा है इतनी तेजी से आगे बढ़ी थी, वो उतनी ही जल्दी ये जो परंपरा है रुक भी गई, जिसका कारण है कि लोगों का जो रुझान था, उनकी जो रुचि थी वो उपन्यासों के प्रति काफी ज्यादा बढ़ रही थी। और इसी के साथ जो नाटक करने के लिए हमें अभिनयशालाओं की जो आवश्यकता पड़ती है वो भी क्या है, उसकी कमी थी, हमारे पास उसका अभाव था। तो इस वजह से भी नाटक पीछे छूटते गए और जो परंपरा थी नाटकों की वो रुक गई। भारतेंदु जी ने इसी के साथ साथ नाटक जैसे उन्होंने शुरू किया, इसी के साथ उन्होंने कुछ इतिहास की पुस्तकें भी लिखी, जिसका उदाहरण हमें बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम के उदाहरणों से मिल जाता है। ये दो प्रकार की उन्होंने ऐतिहासिक पुस्तकें इस टाइम पर लिख दी थी और उसका एक तरीके से श्री गणेश कर दिया था। ठीक इसी प्रकार से जयदेव के ऊपर एक जीवन वृत्तांत लिखा, जहां से उन्होंने जीवन चरित्र लिखने की परंपरा शुरू कर दी। ये जो नई प्रकार की रचना भारतेंदु जी ने इस समय पे करी, ये परंपरा
तुरंत आगे नहीं बढ़ी है, काफी ज्यादा बाद में देखने को मिलती है, परंतु इनकी शुरुआत भारतेंदु ने अपने समय में ही कर दी थी। इसके बाद जो अगली चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है वो है निबंध। निबंध जो थे उस समय पत्रिकाओं में छपते थे और इसी के माध्यम से निबंध का विकास हुआ। निबंध शुरुआत में राजनीतिक, सामाजिक, देश दशा, पर्व त्योहार, ऐतिहासिक, जीवन चरित्र, इस प्रकार के काफी तरह तरह के निबंध उस समय पर छपते थे। इसके बाद अगला जो हमें विकास देखने को मिलता है वो उपन्यासों का है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपन्यास में पढ़ने की जो रुचि थी इस समय लोगों की बढ़ती जा रही थी। ये जो उपन्यास अस्तित्व में आया ये बंग भाषा की देखा देखी थी। बंग भाषा में जो उपन्यास मौजूद थे उन्हीं का अनुवाद करके हिंदी के अंदर ये चीजें क्या है उपन्यास आ रही थी। और हिंदी का पहला उपन्यास जो कि एक अंग्रेजी ढंग, जिस तरीके से अंग्रेजी के उपन्यास लिखे जाते हैं उस तरीके का उपन्यास हमारे सामने आता है परीक्षा गुरु, जो कि लाला श्रीनिवास दास जी ने लिखा था। इसी प्रकार से राधा कृष्ण दास जी ने एक उपन्यास लिखा जो कि है निसहाय हिंदू। इसी तरीके से बालकृष्ण भट्ट का एक उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। और इस समय मैंने आपको बताया कि बंग भाषा से काफी ज्यादा जो साहित्यिक उपन्यास थे उनका अनुवाद हो रहा था। अगर इसका आपको मैं एग्जांपल दूं तो गदाधर सिंह के उपन्यासों का उदाहरण हम ले सकते हैं जो कि है बंग विजेता और दूसरा दुर्गेश नंदिनी। तो ये दो उपन्यास है जिनका हमें अनुवाद देखने को मिलता है। पर ये जो अनुवाद थे वो जो इनकी भाषा थी वो इस प्रकार से बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि अच्छी नहीं थी। ये जो उपन्यास हुए थे उसके अंदर जो बंग भाषा के शब्द थे वो जैसे कि तैसे इसमें उतार दिए गए थे। कई बार तो पूरे का पूरा जो वाक्य होता है उसको बिना अनुवाद किए भी इसमें उतारा गया। तो कुल मिलाकर के बंग भाषा की जो शब्द थे वो इसमें ठीक से अनुवाद नहीं हो पाए। तो जो भाषा थी वो उस प्रकार की नहीं थी जिस प्रकार से एक अच्छे उपन्यास की होती है। पर इन उपन्यासों का एक फायदा ये जरूर हुआ कि जो सामाजिक और यानी कि जिस प्रकार के भी उपन्यास ये लोग लिख रहे थे, चाहे वो सामाजिक हो, साहित्यिक हो या ऐतिहासिक हो, कोई सा भी उपन्यास हो, लोगों को उसके बारे में पता लग गया था। उनके अंदर ये जागरूकता आ गई थी कि हाँ उपन्यास इस तरह के होते हैं। और उपन्यास लिखने की जो प्रेरणा थी ये सब देख करके लोगों के मन में जागने लगी। तो आगे चल करके नए नए तरीके के उपन्यास अस्तित्व में आए, उसके पीछे कारण इसे हम लोग मान सकते हैं। इस समय पत्र पत्रिकाओं की क्या हालत थी अब इसके बारे में भी हम लोग जिक्र कर लेते हैं। इस समय हिंदी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस बात का जो अनुमान है हम इस बात से लगा सकते हैं कि जो पत्र पत्रिकाएं थी उसकी संख्याओं को देख करके लगा सकते हैं कि बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में पत्र पत्रिकाएं निकल रही थी, जिसमें से कुछ प्रमुख के नाम मैंने लिख रखे हैं। उसमें से सबसे पहला है बिहार बंधु, फिर भारत मित्र, मित्र विलास, हिंदी प्रदीप, आर्य दर्पण, उक्ति वक्ता, आनंद कदम्बनी, जो कि मिर्जापुर 1938 संवत में निकला था। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो है हिंदी संवाद पत्र। तो हिंदी संवाद पत्र के लिए जो सबसे ज्यादा प्रयत्न जिस व्यक्ति ने किया वो है बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री। इन्होंने एक पत्रिका निकाली थी जो काफी प्रसिद्ध थी, हिंदी प्रदीप प्रकाश। तो ये हिंदी प्रदीप ये वाली पत्रिका नहीं है, ये दूसरी है हिंदी प्रदीप प्रकाश, जो कि कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने निकाला है। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। और ये था 1928 संवत। इसी तरीके से अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा तो 1934 संवत में भारत मित्र एक पत्रिका निकल करके सामने आई। इस पत्रिका का जो स्थान था काफी ऊंचा था, ये काफी फेमस भी थी और इसे अस्तित्व में लाने के लिए काफी लोगों ने मिलकर प्रयास किया, जिसमें से सबसे पहला है दुर्गा प्रसाद, छोटू लाल, सदानंद और लास्ट है जगन्नाथ प्रसाद। इन्होंने एक भारत मित्र कमेटी बनाई थी, उसके अंतर्गत ही इन्होंने भारत मित्र पत्रिका निकाली। ये जो कमेटी बनी थी कब बनी थी? 1934 के अंदर ही बनी थी। इसके बाद 1935 संवत, ये जितनी भी मैं आपको बताता हूँ ये सब संवत में ही है। 1935 में उक्ति वक्ता नामक पत्र निकला जिसका संपादन किसने किया? दुर्गा प्रसाद जी ने। इसके बाद सार सुधा निधि नामक एक और पत्र निकला उसी समय जिसका संपादन कर रहे थे सदानंद। तो ये दो जो व्यक्ति हैं काफी महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं हिंदी को आगे बढ़ाने में। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने प्रथम उत्थान के बारे में जाना। तो आधुनिक काल जिसे हम लोग समझ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की किताब से, अभी तक मैंने आपको जितना बताया ये केवल और केवल ट्रेलर मात्र था, इसलिए वो अपने
इस शीर्षक के बाद ही लिखते हैं सामान्य परिचय। असली जो पिक्चर है आधुनिक साहित्य की वो अब शुरू होगी दूसरे उत्थान के साथ। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो, ये जो चैनल है आपके बहुत काम आने वाला है। और इन वीडियोस का जो फायदा है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि उन्हें भी ये सब चीजें पता लग सके।